हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होगे, आपके प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लास्ट टॉपिक में आते हैं, जिसमें हम डिजीज का डिस्कशन करेंगे। बच्चों, आप जहां से भी तैयारी कर रहे हो बढ़िया से तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो। मेरे कंटेंट तो फ्री में ही हैं, आपके लिए ही हैं। आप कोशिश करो कि इन कंटेंट्स को अपने नोट्स में कंप्लीट कर लो, और आप जब क्वेश्चन लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि संदीप सर की नोट्स कितने हेल्पफुल हैं। कोई भी कोचिंग के टेस्ट सीरीज हो, आप हमारे इस पीडीएफ से आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 2025 का जो पेपर आया था, उसमें जो जूलॉजी पोर्शन था, मैंने जब बच्चों को पढ़ाया था, उसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन बताए भी थे, और हूबहू वैसे क्वेश्चन आए थे। बट हम ये नहीं कह सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि पेपर यहीं से आएगा। हाँ, बता सकते हैं एज अ टीचर कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लो, बट ये नहीं कह सकते कि यही क्वेश्चन आएगा। कोई भी टीचर ऐसा नहीं कह सकता। अगर कोई ऐसा दावा करता है तो फेक दावे होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब हम कभी तैयारी करते थे नीट की, तो नीट की तैयारी करते समय हम देखते थे कि बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो टीचर बोलता था रट लो, तो अब हम रटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि संदीप सर के जो नोट्स हैं वो रटने के लिए नहीं हैं, वो समझने के लिए हैं, रिवाइज करने के लिए हैं, और आप अपने ज्ञान को और बढ़िया कर सकते हो, क्वेश्चन लगाने के तरीके को और बदल सकते हो। यहां से सारे कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल हैं। तो हम बात करते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की। एक डिजीज है जो जिसका नाम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कैसा डिजीज है? तो सबसे पहला पॉइंट याद रख लेना, ये हेरिडिटिक डिजीज है, जो कि इन्वॉल्व होता है प्रोग्रेसिव वीकनेस के लिए। और प्रोग्रेसिव वीकनेस किसमें? हाँ, आगे चल के प्रोग्रेसिव वीकनेस बेसिकली होगा कहां पर? हमारे मसल्स में होगा। और कौन सी मसल्स? स्केलेटन मसल्स में, और आगे चल के डैमेज भी हो सकते हैं। इट ऑकर्स ड्यू टू, अच्छा ऐसा क्यों होता है? जब हेरिडिटिक डिजीज है, जब ये हेरिडिटिक डिजीज है, तो हम कह सकते हैं कि जीन म्यूटेशन तो हुआ ही होगा। जेनेटिक लेवल पे जीन म्यूटेशन हो सकता है, हुआ हो, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हम लोग पढ़ते हैं। तो इट ऑकर्स ड्यू टू म्यूटेशन इन द डिस्ट्रोफिन जीन। जैसे ह्यूमन बॉडी या हमारे बॉडी के अंदर एक जीन पाया जाता है जिसका नाम होता है डिस्ट्रोफिन। क्या पाया जाता है? डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन ये एक टाइप का जीन है। क्या है? जीन। और ये जीन आगे चल के क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रोटीन। तो हमने कहा कि डिस्ट्रोफिन जीन में म्यूटेशन हो गया है। क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया है। तो जो ये म्यूटेशन हो जाएगा, तो जो प्रोटीन पहले बन रही थी उसकी जगह अब नई तरीके की प्रोटीन बनने लगेगी। कैसी प्रोटीन बनने लगेगी? न्यू प्रोटीन बनने लगेगी। न्यू प्रोटीन बनने लगेगी। तो जो ये प्रोटीन का फंक्शन रहा होगा, वो फंक्शन अब ये परफॉर्म नहीं करेगी। नई वाली प्रोटीन ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं चेंज तो देखने को मिल रहा है। बेटा ध्यान से देखिएगा। तो हमने कहा इट ऑकर्स ड्यू टू म्यूटेशन इन कौन से जीन? डिस्ट्रोफिन जीन प्रेजेंट किस क्रोमोसोम पे डिस्ट्रोफिन जीन प्रेजेंट होता है? एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। डिस्ट्रोफिन जीन जो है आगे चल के एक प्रोटीन बनाएगी, जिस प्रोटीन का नाम है डिस्ट्रोफिन। तो डिस्ट्रोफिन क्या है? प्रोटीन है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अच्छा डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का काम क्या होता है समझो, इसका फंक्शन। यहां पे क्या लिखा है? ये फंक्शन लिखा है। फंक्शन, फंक्शन क्या है? कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। मान लो ये सेल है और ये सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। तो हमने कहा कि डिस्ट्रोफिन जीन क्या करता था? डिस्ट्रोफिन जीन या डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो है वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ECF को कनेक्ट करता था साइटोप्लाज्म से। इन दोनों को क्या करता था? कनेक्ट करता था। कौन कनेक्ट करता है बेटा? कौन कनेक्ट करता है? डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। तो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म to the extracellular matrix via cell membrane। किसकी हेल्प से? किसके रिस्पेक्ट में? via cell membrane of a muscle fiber it relay contraction signals from the nerves to the कैल्शियम स्टोरेज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर। यानी हमने लास्ट टाइम पे ये भी पढ़ा था कि जब हम बात करते हैं, मान लो एक हमारी ये मसल सेल है, और मसल सेल्स में जो सिग्नल्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? सिग्नल्स आ रहे हैं, और इस तरह से सिग्नल आते हैं। ठीक है। तो हमने कहा कि एक प्रोटीन है जो सिग्नल को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। और सिग्नल को ट्रांसफर कहां से कहां करती है? तो ये बेसिकली रिले करती है कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल्स फ्रॉम द नर्व। और कौन सी नर्व होगा बेटा? मोटर नर्व। कौन सी होगी? मोटर नर्व टू द कैल्शियम स्टोरेज। ये सिग्नल कहां से कहां भेजती है? नर्व के थ्रू सिग्नल जाता है और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक ये सिग्नल पहुंचता है। किसके? मसल फाइबर के। कहां तक पहुंचता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक। Absence of dystrophin, अगर डिस्ट्रोफिन नहीं है, does not allow calcium ions to release from the sarcoplasmic reticulum। अब आप ध्यान दीजिएगा मैकेनिज्म क्या है। हम बोले कि हमारे पास एक जीन है, उस जीन का नाम है डिस्ट्रोफिन जीन।
और ये जीन आगे चल के एक प्रोटीन बनाती है जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन। और ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन क्या काम करती है, एक ECF को साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करती है जिससे सिग्नल जो है आगे जा सके, और सिग्नल जब आगे पहुंचेगा या फिर हम कह सकते हैं नर्व्स के थ्रू जो सिग्नल पहुंचेगा वो कहीं ना कहीं कैल्शियम निकालने का काम करेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। बट अगर ये कनेक्शन देखने को नहीं मिलेगा तो कैल्शियम आयंस रिलीज नहीं होंगे, कहां से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ऐसे कंडीशन में दस इनहिबिटिंग, इसलिए आगे चल के मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। इट ऑल्सो अलाउ एक्सेस कैल्शियम आयंस to enter through the sarcolemma resulting in enzymatic destruction of the contractile protein। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के डिस्ट्रक्शन से होने वाले डिसऑर्डर का नाम क्या होता है, उसे कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी। कैल्शियम आयन बहुत जरूरी है जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन हो सके, क्योंकि टीपीसी पे जब तक कैल्शियम बाइंड नहीं करेगा तो कन्फर्मेशनल चेंज नहीं होगा। कन्फर्मेशनल चेंज नहीं होगा तो जो एक्टिन प्रोटीन के ऊपर, एक्टिन प्रोटीन में भी एफ एक्टिन के ऊपर जो एक्टिव साइट्स है वो एक्सपोज नहीं होंगी, मायोसिन बाइंड नहीं कर पाएगा, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो पावर है वो नहीं होगी। और ये कहीं ना कहीं डिजीज क्या बताती है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई है। ऐसे कंडीशन में हमारी जो मसल्स है वो वीकेंड हो जाएंगी। सेकेंड डिजीज की हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसमें एक और पॉइंट रह जाता है, उसको भी देख लेते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में This result in weakness of muscle fiber and eventually in their degradation। आगे चल के मसल फाइबर्स वीकेंड हो जाएंगे और उनका डिग्रेडेशन हो जाएगा। जर्नल सिम्टम्स इंक्लूड, और अगर हम आप जान रहे हैं कि ये बीमारी हो गई है किसी को तो हम आइडेंटिफाई कैसे करें, तो हम कहते हैं प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस, frequent falls, difficulty in running, jumping, muscle pain, delayed growth, mental disabilities तक देखने को मिल सकती। ये हो गए सिम्टम्स। अगले पॉइंट में आते हैं मास्थीनिया ग्रेविस। ये ऑटो इम्यून डिजीज है। बहुत बार क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि बताओ इनमें से कौन कौन से ऑटो इम्यून डिजीज है। वहां पर एक ऑप्शन लिखा होगा जिसका नाम है मास्थीनिया ग्रेविस, जो एक टाइप का ऑटो इम्यून डिजीज है। इन विच बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, जिसमें हमारे बॉडी की बॉडीज जो है, हमारे बॉडी की बॉडी जो है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करने लगती है अगेंस्ट, किसके लिए प्रोडक्शन करती है, अगेंस्ट अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एसोसिएटेड विद सोडियम चैनल्स। दस न्यूरल सिग्नल्स आर नॉट ट्रांसपोर्टेड एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इस तरह से आगे चल के क्या होगा, आगे चल के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक सिग्नल्स नहीं पहुंचेंगे। रिजल्ट इन द अब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन द मसल, दस मसल एक्सपीरियंस पैरालिसिस एंड बिकम वीकेंड। आप ध्यान दीजिएगा कि जो मास्थीनिया ग्रेविस का केस है उसमें दो केस बना हुआ है आपके सामने। पहला केस क्या बना है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की जब बात करते हैं, ये माइलिन शीथ है जो प्रोटेक्ट करती है एक्सॉन को, जिससे सिग्नल्स लीक ना हो पाए। कौन बनाता है, स्वान सेल सिक्रीट करती है, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है यहाँ पे। ये एक्सॉन हो गया, और यहाँ पर ये एसिटिलकोलिन है। क्या है, ये बेसिकली वेसाइकल्स हैं। वेसाइकल के अंदर हमारा न्यूरोट्रांसमीटर भरा है जिसका नाम है एसिटिलकोलिन, और कैल्शियम के आने से ये फ्यूज होते हैं प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, और देन यहाँ पर ये कैल्शियम एसिटिलकोलिन जो है रिलीज हो जाता है। यहां पर मेम्ब्रेन या मसल सेल्स या फिर हम कह सकते हैं मसल की जो सार्कोलेमा है उसमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो रिसेप्टर्स इन केमिकल्स को सेंस करते हैं। ये तो नॉर्मल केस हो गया। बट मास्थीनिया ग्रेविस के केस में होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। मास्थीनिया ग्रेविस के केस में ये होता है, ये माइलिन शीथ है, एक्सॉन है, बट यहां पर देखो जो रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर क्या आता है, एंटीबॉडीज आ जाते हैं, और एंटीबॉडीज इन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं, जिससे हमारा एसिटिलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड नहीं हो पाता, और ये बीमारी देखने को मिलती है। हम नहीं चाहते, स्केलेटल मसल्स में वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, बट हम नहीं चाहते कि कॉन्ट्रैक्शन हो, बट यहां पर अपने आप कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं। तो रैपिड इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स ड्यू टू, ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू डिक्रीज ऑफ कैल्शियम आयन। किन आयन के कारण, कैल्शियम आयन के डिक्रीज होने से होने वाली बीमारी का नाम बताओ, टिटैनी। और ऐसा कंडीशन में जो कैल्शियम आयन है उसका जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है, कहलाता है हाइपोकैल्सीमिया इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्पाज्म
क्रैम्प्स, मस्कुलर ट्विच एंड हाइपर एक्टिव नर्वस रिफ्लेक्सेस, हाइपर रिफ्लेक्सिया भी बोलते हैं। टिटैनी के केस में क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा कि रैपिड इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। क्यों होता है? ड्यू टू डिक्रीज ऑफ कैल्शियम, और ऐसी कंडीशन को हाइपोकैलमिया बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। और ये कुछ डिजीज थे जो हमें पढ़ने थे। आज हमारा चैप्टर डिजीज पर खत्म होता है। आप तैयारी बेहतर करते रहिए, पढ़ते रहिए और चीज़ों को बढ़िया से जानते रहिए और क्वेश्चन लगाते रहिए। थैंक यू।